स्वागत करती हूँ। शक्ति नमस्कार दोस्तों, माँ सरस्वती का वंदन करते हुए आज शक्ति संवाद की 224वीं एपिसोड में मैं श्वेता श्रीवास्तव प्रयागराज से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। शक्ति संवाद कार्यक्रम में हम अपनी कुछ ऐसी बहनों के संघर्ष से सफलता की कहानियों को चुन चुन कर लाते हैं, जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष पहचान बनाई है। जैसा कि हम सब जानते हैं, मिशन शिक्षण संवाद जिसके जनक आदरणीय विमल भैया जी और शक्ति संवाद की संयोजिका आदरणीय सरिता राय मैम जी और ज्योति जी जो कि भदोही से हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही खास मेहमान को लेकर आए हैं, जिनका नाम है डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी जी। ऋचा जी, आप रिवाइविंग रिचुअल्स आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र की संस्थापक हैं, जो कि जनपद वाराणसी से है। तो आज हमारे शक्ति संवाद के इस कार्यक्रम में ऋचा जी, आपका हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, और आपको भी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। और क्योंकि ये कार्यक्रम हमारे नारी सशक्तिकरण पर है, तो चंद पंक्तियों से मैं आगाज करूंगी कि मैं सृष्टि का आधार भी हूँ, मैं सृष्टि का आधार भी हूँ और बदलाव की ओंकार भी, और बदलाव की ओंकार भी हूँ, ममता की मूरत शक्ति का अवतार हूँ। हाँ, मैं आज की सबल और सक्षम नारी हूँ। तो आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और क्योंकि ऋचा जी हमारी आयुर्वेदा की डॉक्टर हैं, तो कार्यक्रम शुरू करने के पहले थोड़ा सा आयुर्वेद पे कुछ अपने विचार मैंने व्यक्त किए हैं, तो थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जड़ी बूटियों के ज्ञान से जो हर मर्ज को हराते हैं, जड़ी बूटियों के ज्ञान से जो हर मर्ज को हराते हैं, वो आयुर्वेद के डॉक्टर ही हैं जो जीने की कला सिखाते हैं। नाड़ी टटोल कर जो पढ़ लेते हैं भीतर का हाल, प्रकृति के इस स्पर्श से वो कर देते हैं कमाल। तो आज बहुत ही बेहतर लाइन है मैम, थैंक यू आयुर्वेद को इस तरह से इंट्रोड्यूस करने के लिए। एक्चुअली थैंक यू। तो हम आज ऋचा मैम की सफलता की कहानी, जो कहीं ना कहीं संघर्ष जरूर रहा होगा जीवन में, तो उनके जुबानी हम अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। तो ऋचा जी, आप फिर से आपका स्वागत, और हम शुरू करते हैं आपके सबसे पहले आपकी पालन पोषण आपके परिवार से, शिक्षा दीक्षा से। तो सबसे पहले अपने कुछ प्राइमरी जो बालपन है, बचपन है, अपने पालन पोषण अपना, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मैं बलिया जिला आपने सुना होगा, उसमें एक छोटा सा गांव है मटी, तो बेसिकली मैं वहां की रहने वाली हूँ। और जो शुरुआती दौर था, अब हम लोग 80s के बच्चे हैं तो उस टाइम पे एजुकेशन को लेकर के बहुत जागरूकता भी नहीं थी, और हम लोगों का जो गांव था वो बहुत इंटीरियर में है। जैसे बलिया के आसपास का जो जिला के आसपास का जो इलाका है, या रसला के आसपास का जो इलाका है, वो तो फिर भी ठीक था, लेकिन गांव वाले बच्चे बहुत कुछ कर नहीं पाते थे। और उस समय
हमारी माता जी, एक्चुअली पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, लेक्चरर थे बोर्ड डिग्री गढ़वाल में, तो हमारे साथ बहुत ज्यादा वक्त वो नहीं बिता पाए, लेकिन माता जी हमारी हमेशा साथ रही और उनका ये सपना था कि उस समय उन्होंने एमए किया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी, और उस पूरे गांव में वो इकलौती ऐसी पढ़ी लिखी स्त्री थी। तो उनका ये सपना था कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके कुछ बहुत अच्छा करें, और उसके लिए उन्होंने जितना त्याग किया है, मतलब हर माँ करेगी, लेकिन फिर भी हम लोगों के लिए तो उस माहौल से बाहर निकल करके कुछ करना मुश्किल था, काफी मुश्किल था। तो स्टार्टिंग तो हमारी ऐसे ही हुई, गांव का परिवेश पूरा, और हम लोगों की परवरिश भी ऐसे हुई कि हम सारे चीजें, आज मैं जहां भी हूँ, जो भी हूँ, वो एक अलग चीज है, लेकिन बचपन मेरा गाय भैंस गोबर सबसे शुरू हुआ है। तो वो सारी चीजें देखते हुए फिर प्राइमरी एजुकेशन के लिए, क्योंकि हमारे गांव के आसपास में कोई अच्छा स्कूल नहीं था, तो करके कैसे भी 5th तक पढ़े हम लोग, और उसके बाद फिर मैंने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया, और जवाहर नवोदय विद्यालय सिंहाचौर की मैं स्टूडेंट हूँ। तो एक तरह से लाइफ काफी सिक्योर हो गई कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक। तो शुरुआत में, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा ये हमारे लिए, क्योंकि वो एक ऐसा दौर था, अभी मैं देखती हूँ जिस तरह से बच्चों को स्ट्रगल जो समझ में आती है, हम लोगों के लिए शायद वो, हम भी उसी एज के थे, लेकिन वो स्ट्रगल न रह करके सीखना ज्यादा था। तो हम लोगों ने सब कुछ सीखा, और वो चीजें जो उस 6 साल 7 साल के दौरान हमने सीखी, वो आगे जिंदगी में हर जगह काम आई, हर जगह। मतलब एक 11 साल का बच्चा थाली धो रहा है, बेडशीट्स धो रहा है, ड्रेसेस यूनिफॉर्म्स धो रहा है, और हमें अभी तो फिर भी चीजें काफी बेहतर हो गई है नवोदय विद्यालय में भी, लेकिन उस टाइम पे मंथ में एक बार ही पेरेंट्स मिलते थे। तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, और लकीली मतलब हो गया, वहां पर एग्जाम दिया और हो गया। पिताजी को तो हमारी उम्मीद भी नहीं थी कि हो पाएगा, क्योंकि कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, तो थोड़ा सा डर लगता है कि कैसे कर पाएंगे बच्चे। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, तो फिर वो प्राइमरी एजुकेशन वही नवोदय विद्यालय से ही हुई। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। अभी आपने एक सेंटेंस बोला कि बचपन हमारा गाय और गोबर और मिट्टी में बीता, तो ये तो हमारी जड़ है। गांव जो है ये हमारी जड़ है, और उसको, उसके बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। और शायद ईश्वर को यही मंजूर था जो आप नेचुरोपैथी के द्वारा फिर आयुर्वेदा में गई। तो ये तो मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि वो जो सारी चीजें थी ना, इतना आयुर्वेद जब हम लोग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या जब हमने सीखा, तो इतना रिलेटेबल था कि हम लोगों को कुछ चीजें याद नहीं करनी पड़ती थी। काफी ऐसी जड़ी बूटियां थी जो हमने गांव में ऐसे जो मेड़ होती है उसके किनारे देख रखी हैं, तो हमें उसे, भाई भूमिया मलकी, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वीड की तरह हम लोग उखाड़ के फेंक देते थे। जब मैं पढ़ के आई, गांव फिर गई, तो फिर मैंने कहा कि ये तो ये वाली जड़ी बूटियां हैं। तो ये सारी चीजें हर मुझे लगता है हर क्षेत्र में सपोर्ट ही किया है वो विलेज लाइफ। बिल्कुल। और इसके लिए हाँ, बच्चों को इसीलिए कहते हैं ना कि हॉस्टल में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, और एक डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो सीखते हैं बच्चे। समय पे उठना, समय पे नाश्ता, समय पे खाना, समय पे सोना, ये बहुत जरूरी है। और आत्मविश्वास तो बढ़ता है, प्लस उनके अंदर जब अपने से खुद करते हैं, करके सीखते हैं, जो कि आज सब चीजें आ रही हैं, लर्निंग बाय डूइंग, तो वो तो शुरू से ये सब चीजें थी। तो आपने नवोदय में तो ये सब चीजें सीखी, बहुत अच्छा। नवोदय क्वालिफाई करना ही, चाहे पहले चाहे हमेशा टफ रहा है, वो आसान नहीं। और अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी सुविधाएं हो गई हैं, जिसमें हमारा मिशन शिक्षण संवाद भी, आपको बता दें कि हमारे यहाँ पढ़ाई से प्रतियोगिता तक एक पूरा अलग शाखा है, जो हम लोग बच्चों को चलाते हैं, बच्चे सीखते हैं, और हमारे टीचर्स इस पे ऑनलाइन क्लास देते हैं, बिल्कुल निःशुल्क क्लास देते हैं। और स्कूल से लौट के बच्चे, टीचर्स हमारे उतने बिजी शेड्यूल में क्लास देते हैं।
लेते हैं और बच्चे वो क्लास जाती है और बच्चे पढ़ के निकलते हैं। तो मैम फिर नवोदय के बाद आपने क्या किया? नवोदय के बाद कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें बुरी थी। हम लोगों को हाँ, जो एक्सपेक्टेड था, जैसे अभी करियर काउंसलिंग वगैरह काफी हो जाती है, बच्चों को पता होता है अलग अलग चीजें। हाँ, बिल्कुल। पिताजी चूंकि हमारे साथ रहते नहीं थे, तो हमारा एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं रहा। तो वही था कि डॉक्टर और इंजीनियर, यही दो चीजें हमें पता थी। तो उसमें एक्चुअली 12th में मैंने तब ये सुविधा दी थी हम लोगों को कि मैथ्स और बायो दोनों ले सकते हैं। तो मैं श्योर ही नहीं थी कि मैं आगे क्या करना चाहती हूँ, मैं बायो की तरफ जाना चाहती हूँ या मैथ्स की तरफ। इसलिए बिल्कुल। मैंने दोनों सब्जेक्ट लिए, और वो हालांकि मेरे लिए काफी टफ पड़ गया दोनों चीजें निकालना, लेकिन दोनों लिया। और फिर बाद में ऐसा लगा कि नहीं, मैथ्स शायद बहुत ज्यादा मुझसे बेहतर नहीं हो पाएगा, तो फिर मेडिकल साइंस की तरफ झुकाव हुआ। और उसके बाद वही कोचिंग किया हमने, और फिर आयुर्वेद में एडमिशन लिया। तो वो भी दौर था, कभी फ्रेंड से नहीं बनी, काउंसलिंग, बहुत सारी चीजें थी, खुद से देखना, खुद से करना। एक इंडिपेंडेंट की तरह में आप बाहर रह रहे हैं, राशन पानी ला रहे हैं, और वो उस उम्र में, अभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि बच्चे अभी छोटे हैं, नहीं कर पाएंगे, लेकिन 16-17 साल के बच्चे हम लोग सब काम करते थे। तो अच्छा रहा। कुछ चीजें ऐसी थी कि लगातार घर से बाहर रहने की वजह से थोड़ा सा हाँ, मिस भी होता था, क्योंकि क्लास 6 से ही बाहर रह गए और फिर बाहर बाहर ही बिल्कुल। रहते रहे। तो ऐसा लगता था कि घर परिवार का माहौल बहुत मिल नहीं पाया, सोशल लाइफ बहुत बेहतर तरीके से सीख नहीं पाए। आज तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोशली बहुत, दूसरे लोगों को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कितना अच्छा कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ प्रोफेशनली नहीं है ठीक मैम। है, नहीं प्रोफेशनली ठीक है, लेकिन सोशली हाँ, क्योंकि घर पे रह नहीं पाए, हाँ, भाई लकीली अनलकीली दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन ये रहा, कोचिंग किया, JRS में ही किया था, और एज यूजुअल मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे कि MBBS में सिलेक्शन हो पाए। तो फिर आयुर्वेद की तरफ झुकाव हुआ। अच्छा, कहाँ से किया मैम आपने? आयुर्वेद की UG और PG मैंने भारतीय विद्यापीठ पुणे से की। अच्छा, पुणे से। ओके। जी। 5 इयर्स, 5 इयर्स का पूरा कोर्स रहा होगा, 4 ईयर और 5 इयर्स? 5.5 साल का कोर्स रहा। उसके बाद 10 इयर्स एक्चुअली इंटर्नशिप वगैरह सब मिला के, और MD भी मैंने वहीं से की। तो 10 साल का टाइम हमने पुणे में गुजारा। डॉक्टर्स की पढ़ाई कभी, टीचर्स की, डॉक्टर्स की कभी खत्म नहीं होती है। नहीं, उसके बाद तो वहां से आने के बाद भी मैंने PhD BHU से की। तो अच्छा, उसके अच्छा। बाद भी 5.5 साल मैंने PhD में फिर मुझे तो लगा। कहाँ से लेकिन आप सोशल होंगी? आप तो पढ़ती ही रही एकेडमिक में ही। तो वो होता है नहीं, शुरू से जैसे रुझान होता है ना, तो एक रुझान आपका एकेडमिक उसमें रहा, तो नेचुरल है, उतना आदमी हाँ नहीं हो पाता है, लेकिन कहाँ तक जी कर जी पाएगा, या तो इधर रहेगा या तो उधर रहेगा। हाँ, तो परिवार से भी आपको बहुत, सबसे अच्छी बात मम्मी की आपने बताई कि मम्मी आपकी पढ़ी लिखी थी और उनका भी एक सपना था कि बच्चे पढ़ें, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया और आप लोगों ने जी बड़ी अच्छी शिक्षा दीक्षा। हर तरह के बैरियर्स जीवन में सबके आते हैं, लेकिन उसको जी। अच्छी तरह से निकाल लेना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बहुत बड़ी चुनौती होती है, और जिसको आपने बहुत बखूबी पार किया। तो फिर उसके बाद आपने क्या किया मैम? वहां से करने के बाद? जी। हाँ भाई, MD करने के बाद फिर आगे PhD से पहले टीचिंग में फिर गई मैं। मतलब ऐसा था कि PG का पढ़ाई हो चुका है, घर वालों ने कहा पैसे नहीं भेजेंगे। जी। जी। तो आपको करियर जल्दी से जल्दी चुनना था। नहीं, ये जोक्स अपार्ट, बिल्कुल। मैं वो नहीं कहती हूँ, लेकिन सिंपल सी बात थी कि अगर आपने 10 साल लगा दिया है तो फिर आपको कहीं ना कहीं जॉब चाहिए। तो फिर सही। हमने मतलब जॉब ढूंढनी शुरू की, और हरियाणा में रोहतक एक जगह है, तो हाँ। रोहतक में पहला टीचिंग का एक्सपीरियंस मेरा रहा। 1.5 साल का जो सफर था मेरा अच्छा, टीचिंग का, अच्छा, तो वो अच्छा, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट हम ये कहेंगे कि हर एक
जब एनालाइज करने बैठिए, जैसे आपसे मैं बात कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हर एक पड़ाव कुछ ना कुछ सिखाता ही है। तो उससे पहले हम लोग खुद स्टूडेंट थे, फिर स्टूडेंट्स के बीच में जाकर के, और वो भी बड़े स्टूडेंट्स, भाई हमने तुरंत ये पीजी पास की और फिर लेक्चरर बने। तो तुरंत उस ग्रेड के, उस लेवल के स्टूडेंट्स को पढ़ाना, और बहुत एनर्जी थी मेरे अंदर, बहुत एनर्जी थी। ऐसा लगता था कि क्या कर दे, उनको कितनी चीजें समझ में आ जाए। और वहां पे सीनियर्स भी काफी अच्छे थे, तो वो एक बहुत अच्छा एक्सपोजर था। और उससे पहले का भी मैं बोलना चाहूंगी कि पुणे एक ऐसी जगह है जहाँ पे आयुर्वेद की परंपराएं चलती हैं। अच्छा। नानल परंपरा, कोलत्कर परंपरा, मतलब जो वैद्य लोग जो हैं उनकी परंपराएं चलती है। तो हम लोगों के समय में एक जो गुरु शिष्य परंपरा है, अभी भी हालांकि वहां पर कायम है, अच्छी बात ये है। तो उसमें हर गुरु के शिष्य होते थे। हम लोग जैसे ही फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में जाते थे, तो कोई ना कोई गुरु हम लोग चुनते थे, या फिर गुरु हम लोगों को चुनते थे। तो मेरा आयुर्वेद के साथ, एक्चुअली मेरे नाना जी जो है वो, उनका रुझान आयुर्वेद में काफी था। तो उनसे जब एमबीबीएस में नहीं हुआ, तो उनसे काफी इंस्पिरेशन भी मिलती थी। जो भी चीजें वो करते थे वो एक्सेल ग्रेड की करते थे। तो ऐसा रहा कि काफी चीजें हमने देख रखी थी घर में, किस तरह से औषधियां बनती हैं, पेशेंट रिलीफ होकर के आता है तो कैसा लगता है, पेशेंट इम्पेशेंट होता है तो कैसा लगता है। वो सारी चीजें पहले से थोड़ी सी ग्रूमिंग थी, जिसने आगे काफी फायदा किया। और जो हमारे गुरुजी हैं, वैद्य विवेक गोखले सर, तो नानंद सर के स्टूडेंट थे, और इतनी डीप नॉलेज होती है उन लोगों को, सभी को, जो भी इतने समय से अपने फील्ड में है। बिल्कुल। कि हम लोग, मैं कम से कम उनके पास 7 या 8 साल लगातार गई हूँ, और मुझे कभी ये नहीं लगा कि चीजें रिपीट हो रही हैं। हर बार ऐसा लगता था कि ये नया कैसे बता दिया सर ने। तो और आयुर्वेद का बहुत थोड़ा सा अलग सा साइंस है। जैसे ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, तो गीता पढ़ते हैं, महाभारत, भागवत, जो भी पढ़े, तो जो लाइंस होती है उनकी मीनिंग बहुत अलग अलग फ्रेम में अलग अलग निकल के आती है। आयुर्वेद में भी वही इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने का बड़ा ट्रेंड है। और हर व्यक्ति अपनी तरह से, अपनी तरफ से, एक्चुअली आचार्य चरक ने कहा भी है कि आप अपने विवेक और प्रज्ञा के अनुसार उसको समझ सकते हैं। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। तो हर चीज इतनी नवीन लगती थी कि कभी बोरियत नहीं हुई। और एक बार आयुर्वेद में जब एंटर किया, पहले तो ऐसा था कि एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक बार जब एंटर किया, तो सेकेंड ईयर में नाना जी ने कहा था कि तुम चाहो तो उसको छोड़ करके और एडमिशन तुम्हारा एमबीबीएस में हम करवा देंगे। लेकिन तब तक तो मुझे गोखले सर मिल चुके थे और फिर वो जो ट्रैक पकड़ा, तो अभी मैं एकदम प्योर आयुर्वेद प्रैक्टिस करती हूँ। किसी भी तरह का मॉडर्न मेडिकेशन या कुछ भी नहीं, मेरा वो स्ट्रीम ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है। तो ये सारी चीजें थी बहुत। जी बहुत बिल्कुल रम गई आप उसमें, आप रम गई बिल्कुल। जब मैं बात भी करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आंखों के सामने वो सारी चीजें आ रही है। तो दूसरी बात यह है, आयुर्वेद पढ़ना बहुत टफ है एक्चुअली। हर एक पेशेंट के लिए एक ही मर्ज है, लेकिन दवाइयां बदल जाती हैं। गैस का पेशेंट या अभी क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट आप ले लीजिए, लोग वो भी ठीक नहीं कर पाते। तो पेशेंट का बहुत सारा, जैसे अब घर पे वो क्या खा रहे हैं, मानसिक स्थिति उनकी कैसी है, बहुत सारी चीजें होती है जिसके ऊपर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि बुखार आ रहा है तो हम ये एक दवा दे दें और बुखार चला जाएगा, नहीं होता। उसमें भी बहुत सारे ग्रेडेशन हैं कि किस तरह का बुखार है तो हम क्या देंगे, बुखार लंबा चल गया तो हम क्या देंगे, पथ्य फॉलो करना ही है। तो ऐसी चीजें आयुर्वेद को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। अगर आप उसमें एंटर कर जाए उस वर्ड में, तो ऐसा लगता है कि हर बार कुछ नया, अभी भी ऐसा लगता है कि नया सीख ही रहे हैं। बिल्कुल।
लर्निंग तो खैर पूरा लाइफ लॉन्ग चलती ही है, उसमें जी तो रुकने की, हाँ ना, तो वो तो कहते ही हैं कि ये निरंतर प्रक्रिया है, तो वो चलती ही जी रहती है। और हमेशा ये अपने अंदर ये जिजीविषा भी रखनी चाहिए कि हाँ, मुझे अभी बहुत सीखना है ना, जी जी मुझे बहुत सीखना है, और अभी बहुत कमी है मेरे अंदर, मेरे जो भी कुछ है मुझे बहुत कुछ सीखना। जब तक ये जिजीविषा नहीं होती है ना, तो वो फिर आदमी सीख नहीं जी पाता। जी और जिस दिन ये आ जाए कि नहीं, बिल्कुल। आई एम द बेस्ट, हाँ, आई एम सुपर वुमेन, तो फिर वो खत्म हो जाती है वो बातें। तो बिल्कुल ये बहुत बिल्कुल। अच्छी बात आपने कही। और एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान को, चाहे जिस भी फील्ड में हो, एक साधारण मनुष्य को भी ये बात हमेशा ध्यान देनी चाहिए कि सीखने की जो प्रक्रिया है वो कभी खत्म, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम हर जगह सीखते रहते हैं। जी तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मैम, जैसे आयुर्वेदा में हमने देखा है कि वो जड़ी बूटियों, अलग अलग जड़ी बूटियों से ही फिर एक कुछ कॉम्बिनेशन करके दवा बनती है। जी जैसे जैसे एक ही जड़ी या एक ही कुछ को नहीं वो देते हैं, कई कई चीजों को मिला करके करते हैं। तो ये प्रोसेस, ये क्या चीज होती है, कैसे करते आ, हैं इसको? ये हमेशा ऐसा नहीं होता। जैसे अच्छा, सिंगल ड्रग से भी ट्रीटमेंट होती है। अच्छा, आ, अच्छा। मान लीजिए किसी को गले में परेशानी आ गई, आवाज अच्छी नहीं जी, आ रही है, जैसे आप लोग टीचिंग करते हैं तो बहुत जी। बार ऐसा होगा कि गला जो है वो हाँ, बहुत। कर्कशता आ जी, जाती है। तो जी, वो जी। सामान्य आपने यूज भी किया होगा शायद, मुलेठी या यष्टि मधु मुलेठी, हम लोग उसको हाँ, कहते हैं। हाँ, जी। मुलेठी, तो हाँ। उसका वो सिंगल ड्रग है, उसका काढ़ा बना के अच्छा, लीजिए, उसका पाउडर शहद में मिला के लीजिए, या उसका जो अच्छा। डंठल आता है उसको मुंह में जी, डालकर चूस लीजिए, तो तुरंत हाँ, थ्रोट में आराम मिल जाता है। तो ऐसा अच्छा, हमेशा नहीं होता कि कॉम्बिनेशन ड्रग्स ही देने हैं, वो धीरे धीरे अच्छा। ग्रेडेशन बढ़ते जाते हैं। जैसे सामान्य अगर स्थिति में शुरुआती दौर में आप आए तो हो सकता है कि वो बीमारी इजीली ट्रीट हो जाए, सिंगल ड्रग से ही ट्रीट हो जाए। कई बार अच्छा, सिंगल ड्रग जब यूज करते हैं तो उसमें हम लोग उसको बोलते हैं अनुपान, यानी अच्छा। जिस चीज के साथ में वो ड्रग लिया जाए, जैसे घी के साथ लिया जाता है, शहद के साथ लिया जाता है, गर्म पानी के साथ लिया जाता है, तो उसमें भी वात जिसमें बढ़ा रहता है, कई बार लोगों को सुना होगा वात की समस्या है, जी, उसमें हम जी। मोस्टली घी के साथ उनको दे सकते हैं। अच्छा, पित्त की अच्छा। गर्म पानी के साथ भी दे सकते हैं। पित्त की समस्या जैसे हाथ पैर में जलन हो रही है, आंख में जलन हो रही है, तो सेम वही ड्रग हम घी के साथ दे सकते हैं या शीतल जल के साथ दे सकते हैं। अगर कफ की समस्या है, इवन आपको खांसी भी होती है, तो देखिए कभी कभी छींके बहुत ज्यादा आती है, वातज की जी, तरफ जाता है, कभी जी, कभी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जी। तो पित्तज की तरफ जाता है, और एकदम स्टिकी कफ निकल रहा है हुँ, तो वो कफज की तरफ जाएगा। तो कफ की कंडीशन में मोस्टली शहद के साथ या फिर गर्म पानी के साथ या मट्ठे के साथ, तो अनुपान बोलते हैं। तो नहीं, सिंगल ड्रग्स चाहे कॉम्बिनेशन ड्रग्स, वो अच्छा, दोनों हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि पेशेंट को बेहतर से बेहतर फायदा हो। और अगर मान लीजिए सिंगल ड्रग से ट्रीट नहीं हो सकता, जैसे किसी को जी, बुखार आ रहा है और हमने गिलोय दिया, गिलोय जो एक ऐसी ड्रग है जो बुखार में बुखार को कम भी करेगी और बॉडी को रिजुविनेट भी करेगी, रसायन बोलते हैं हम लोग अपने भाषा में। जी, तो अगर सामान्य तौर पर वो बुखार उससे कम नहीं हो रहा है तो फिर हम उसमें अन्य ड्रग्स मिक्स करके जो कि बुखार पे काम करेगा, तो फिर वो कॉम्बिनेशन ड्रग्स देते हैं। हुँ, अच्छा, अच्छा। लेकिन इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, मोस्टली जो आजकल का जो ट्रेंड है रील्स में, ये मिला करके ले लीजिए और आपका थायराइड ठीक हो हाँ, जाएगा, तो बहुत तो हानिकारक है मैम। हानिकारक जी, है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हुँ, और अगर आपकी प्रकृति को वो सूट नहीं करता और आपने उसे हुँ, लिया तो फिर आपका बिल्कुल, हेल्थ खराब होने के चांसेस पूरे हैं। तो आप अगर घर पे सिंपल, आपको धनिया का काढ़ा पीना है, जीरा का काढ़ा पीना है या दालचीनी का काढ़ा पीना है, एक बार अपने जो प्रॉपर वैद्य हैं जो आपको प्रकृति वाइज जानते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपका जी, सत्व कैसा है, वनस कैसा है, एक बार अगर आप उनसे कंसल्ट करके ले लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो और भी आयुर्वेद में औषधियों के बारे में ये अच्छा, बोलूंगी, अच्छा, आपने ये टॉपिक उठाया है तो
कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं औषधीय जो कि हर्बो मिनरल प्रिपरेशंस होती हैं, मतलब उसमें लौह के तत्व रहेंगे, मतलब भस्में रहेंगी, लौह के साथ में बनाया जाएगा, ताम्र के साथ में बनाया जाएगा, पारद गंधक, ये सारी चीजें भी रहती हैं, तो उसको रसौषधियां बोलते हैं। और वो भी बहुत पोटेंसी उनकी काफी अच्छी होती है, लेकिन बिना वैद्य की सलाह के नहीं लेते। तो आयुर्वेद में वो कैटेगराइजेशन अभी काफी हो गया है, जो सिंगल ड्रग्स हैं, फॉर्मुलेशन ड्रग्स हैं, कषाय यानी उसको उबाल करके लेना है, उसको फर्मेंट करके आसव अरिष्ट के रूप में लेना है, या उसको घन यानी जैसे आंवला है, आंवले के चूर्ण में ही आंवले के जूस को मिला के ट्रिचुरेशन करते हैं, तो कई बार करते हैं, 20 बार, 21 बार, 100 बार, उसकी पोटेंसी उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है। तो अगर सिंगल ड्रग पे कोई काम कर रहा है तो पोटेंसी इंक्रीज करके वो एक ड्रग से भी ट्रीट कर सकता है। तो बहुत सारा, मतलब ऐसा लगता है कि आयुर्वेद एक बहुत बड़ा फील्ड है और आपको गेम आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये मैम, जैसे कि जितने भी पेशेंट, बीमारियां तो बहुत तरह की होती हैं, कि जैसे नॉर्मल जो एलोपैथिक होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, फिजिशियन के पास हर तरह के लोग जाते हैं, तो आयुर्वेदा में आपकी कुछ स्पेशलिटी होगी, कुछ फील्ड का भी होता है क्या इसमें, कि जैसे फिजिशियन होते हैं या किसी स्पेशल का वो होता है ये? बिल्कुल, आयुर्वेद के एक्चुअली अपने में ही 8 रंग हैं, मतलब जैसे मेडिसिन है उस तरह आयुर्वेद में काई चिकित्सा है, पीडियाट्रिक्स में बाल रोग है, मेरा जो स्पेशलिटी है पंचकर्म है, तो पंचकर्म काय चिकित्सा का ही पार्ट था, अभी वो अलग हो चुका है। उसके बाद हमारे यहाँ दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, जो कि हम देवताओं का पूजन करके करते हैं, वो भी एक अंश है, भूत विद्या और दैव व्यापाश्रय चिकित्सा। और कई बार लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ये एनर्जीज हैं। इसको मैं एक बार बताना चाहूंगी कि ये एनर्जीज हैं और हम कई बार प्रोन होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कई चीजें। एक ही कॉलेज में, एक ही स्कूल में, एक ही इन्वायरमेंट में 2 बच्चे पढ़ते हैं और एक ही टीचर उन्हें पढ़ा रहा है, दोनों फेल हो गए, एक पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, दूसरे पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, बहुत अंतर हो जाता है। तो इसी तरह जो मतलब अपनी जो हमारी मानसिक एनर्जी, हम हमेशा एनर्जी एमिट करते हैं और उस तरह की एनर्जीज हम अट्रैक्ट भी करते हैं अपनी तरफ। तो उस पर दैव व्यापाश्रय चिकित्सा और युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा, सॉरी, ग्रह बाधा, ये जो चीजें थी, ये आयुर्वेद में इंट्रोड्यूस की गई थी। अगर आप सर्च करेंगे तो वो मिलेगा, हालांकि मैक्सिमम लोग उसे मजाक में उड़ाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये डिपेंड करता है। जैसे ट्रेडिशनली ऐसा था कि माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो उस समय पहले लोग जो सूतिका गृह है उसमें किसी को आने जाने नहीं देते थे, वो सरसों बांध के रखेंगे, रोपण करेंगे, तो वो सारा डिसइंफेक्ट करने के लिए था। और दूसरी बात ये है कि माता इतनी क्षयित हो चुकी होती है, उसका शारीरिक बल और सत्व बल इतना कम हो चुका होता है कि अगर आपने उसे हल्का भी बुरा बोला, जो आजकल अब के टर्म में पोस्टमार्टम डिप्रेशन है, वो तुरंत उस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगी। और अगर उसने उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लिया तो दूध के थ्रू फिर वो साइंटिफिकली इसको एक्सप्लेन करने का तरीका अलग था, लेकिन वो वहां है कि यहाँ से कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी, तो जो भी घर में घुसेगा उसको ये लगेगा कि नहीं, यहाँ से नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी, तो शायद खुद का जो मानसिक विचार है वो बदल जाए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बदल जाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें थी जिसको एक्सप्लेन करने बहुत लंबा हो जाएगा ये सेशन। एक्सप्लेन अगर हम प्रॉपरली क्लियर करें तो वो चीजें अच्छी थी, लेकिन धीरे धीरे वो मलमूत्र वही त्याग करना और ये सारी चीजें हो गई, और उसने आयुर्वेद को ठीक कर दिया। तो आपका जो क्वेश्चन था कि आयुर्वेद में भी स्पेशलिटीज होती हैं और शल्य चिकित्सक यानी सर्जन्स भी होते हैं, गायनिक डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिक मतलब बाल रोग के डॉक्टर्स होते हैं, मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं। तो ये सारी स्पेशलिटीज, विकृति विज्ञान जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो भी होते हैं। आयुर्वेद में भी ये सारी विधाएं हैं
और इसमें मेरा जो स्पेशलिटी है वो पंचकर्म में है। मैंने पंचकर्म। MD और PhD दोनों जी पंचकर्म से की। तो ये अभी जो वाराणसी में आपका संस्था है, उसकी आप जी संस्थापक हैं, तो ये पूरी जी एक चल रहा होगा हॉस्पिटल की तरह से ही आपका होगा? कितने लोग हैं, क्या है, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए, जिससे कि कोई अगर जानना चाहे तो समझे, उस चीज को जाने भी। जी एक्चुअली मेरा जो पंचकर्म सेंटर है उसका नाम रिवाइविंग रिचुअल्स है, और ये नाम भी हमने बहुत सोच समझ कर रखा है। ये चीज थी कि हमारा जो एक्चुअल मतलब कोविड के टाइम पे जब व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आने और मिथ बहुत सारा फैलने लगा आयुर्वेद के नाम पे, और लोगों ने मिस यूज किया काफी चीजों का। जैसे एक जो न्यूज आई थी कि गुरुजी के सेवन से लिवर खराब हो रहा है, तो लिवर खराब हो जाएगा अगर आप किसी भी चीज का डोज कितना है, 5 ग्राम से ज्यादा हम उसे नहीं ले सकते। आप दिन में 4 बार काढ़ा बना के ले रहे हो या 5 बार काढ़ा बना के ले रहे हो, तो ये जो चीजें थी सारी ऐसी भ्रांतियां फैलने लगी कि, और उसी साल मतलब 19 में ही मेरा PhD कंप्लीट हुआ था। PhD कंप्लीट होने के बाद ऐसा था कि अब नया क्या किया जाए। तब तक तो फिर वो कोविड का टाइम आ गया, और उस टाइम पे आयुर्वेद की मुझे ऐसा लगा कि स्थिति सुधरी भी और बिगड़ी, दोनों चीजें हुई। तो स्थिति सुधरना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो भ्रांतियां फैली और वो जो मिस इन्फॉर्मेशन हम कह सकते हैं लोगों को पहुंची, उसकी वजह से ऐसा लगा कि नहीं, एक कम से कम एक ऑथेंटिक आयुर्वेद जो होता है, भाई जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं उसका रिएक्शन होगा ही होगा, अगर आपने इंडिकेशन प्रॉपर नहीं देखा तो आयुर्वेद में भी कई बार लोग ऐसा कहते हैं कि साइड इफेक्ट नहीं होते, ऐसा नहीं होता। आप पित्त प्रकृति की हैं और आपने जम के तुलसी का काढ़ा पिया, आपको अल्सर्स हो जाएंगे, तो वो सबको सूट नहीं करता, प्रकृति वाइज सारी चीजें बदल जाती है। तो उस टाइम ऐसा लगा कि एक ऑथेंटिक सेंटर ओपन करना चाहिए जिसमें कि हम प्रॉपरली, मतलब सबसे पहले उपयोग करने के लिए सभी तैयार हो जाते हैं, इंडिकेशन सभी बताते हैं, कहाँ पर इंडिकेशन नहीं है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बहुत कम लोग बताते हैं। और हमारे पास ये एक एक्सक्यूज भी है कि आयुर्वेद का रिएक्शन नहीं होता, तो ऐसा नहीं है। उस चीज को हटाने के लिए ऐसा लगा कि एक छोटा सेंटर ओपन करना चाहिए एटलीस्ट, जहां पर हम ऑथेंटिक आयुर्वेद ट्रीटमेंट कर सकें। हालांकि मैं महिला हूं और मुझे काफी परेशानियां हुई इसमें, लेकिन फिर मैंने दरिया पर ही एक छोटा सेंटर अपना ओपन किया, और शुरुआती दौर में काफी स्ट्रगल रहा, लेकिन धीरे धीरे 2021 में दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था। अभी हम लोगों ने अपना प्रॉपर सेंटर बना लिया, और रिवाइविंग रिचुअल्स ये नाम हमने इसलिए भी रखा कि हमारे पास काफी फॉरेनर्स भी आते हैं। बहुत मतलब जर्मनी से एक डॉक्टर आए थे जिन्होंने प्रॉपर 21 डेज का इंटर्नशिप प्रोग्राम किया, तो वो सीखने भी आते हैं और वो वेलनेस और थेरेपीज के लिए भी आते हैं। तो ऐसा लगा कि जिन रिचुअल्स को हम भूल चुके हैं, उन रिचुअल्स को हम री-एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, रिवाइव करना चाहते हैं। तो हेल्थ को कैसे रिवाइवल मोड पर डाला जाए, वो मतलब उसी को बेस लेकर के हमने ये सेंटर शुरू किया था। और अभी हमारा सेंटर फिर भी अच्छा है, बढ़ रहा है, आप आइए कभी। बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे पास लगभग 10 स्टाफ हैं, 3 इंटर्न्स हैं, और रेगुलर हम लोग BAMS डॉक्टर्स के लिए भी, क्योंकि वाराणसी में भी कम से कम 6-7 कॉलेजेस हैं, लेकिन वहां पर भी पंचकर्म का एक्सपोजर बहुत ज्यादा नहीं है। जब भी आप आयुर्वेद की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 ही चीजें आती हैं, एक तो बॉडी को डिटॉक्स करना और मेडिसिन लेना। तो डिटॉक्स 2-3 तरीके से किया जाता है, मतलब आपको फास्टिंग करा के भी डिटॉक्स किया जाता है, और या फिर इंटरनल क्लींजिंग के लिए भी डिटॉक्स किया जाता है। तो अगेन जैसे रील के ट्रेंड में है कि मैं 1 टाइम अ डे, 2 मील्स अ डे, ऐसा फैट डाइट ट्रेंड्स आते रहते हैं, कीटो डाइट आ गया था बीच में। आपकी बॉडी उसके लिए सूटेबल है या नहीं है?
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत भूख लगती है जिनको, और जो पचा सकते हैं, जिनकी अग्नि तीव्र है, अगर आप उनको भूखा रख देंगे तो वो मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे, तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे 1 टाइम अ डे, और फिर पूरे दिन आप पानी पिलाएंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि पाइप है कि मुंह से पानी पिया और मूत्र मार्ग से निकल गया। बॉडी को पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, किडनी को उतना पूरा पानी छानना पड़ेगा, प्रोसेसिंग तो सारी होगी। तो व्यक्ति के अनुसार चीजें डिसाइडेड है कि कौन सी प्रकृति का है और क्या कर सकता है, तो उसके अनुसार काम करना। और 3 चीजें होती है ना, आहार, औषधि और आचार। औषधि का जो अगर हम देखें परसेंटेज वाइज तो ओनली 33% ऐसा है जिसमें आपको औषधि आवश्यकता पड़ेगी। आहार और आचार यानी लाइफस्टाइल और फूड, ये अगर आपका सही रहेगा तो शायद आपको औषधि की आवश्यकता ही ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन लाइफस्टाइल फूड में भी बहुत सारे ट्रेंड्स हैं। मैं यहाँ पे कुछ बोलूंगी तो बहुत बुरा भी लग सकता है, अलग अलग सबकी अपनी मान्यताएं हैं, लेकिन सिंपल सी बात ये है कि डीजल गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डालते, बिल्कुल ठीक है ना, और ना पेट्रोल केरोसिन और डीजल मिक्स करके डालते हैं। तो जब आप भोजन करना चाहते हैं तो 3, 4, 5 चीजों को मिक्स करके एक स्मूदी बना लिया, मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए। बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि हम किस लेवल पे उसको डाइजेस्ट करें। कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं जो जल्दी पच जाएंगी, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको टाइम लगेगा पचने में। बिल्कुल। तो जितना भोजन सिंपल हो, सिंपल भोजन में एक और चीज मैं बोलूँ, आजकल दही को पका करके हर चीज में दही डाल करके और आप चीला बना लीजिए, ये बहुत ट्रेंड चला है प्रोटीन का रिप्लेसमेंट करने के लिए। तो ग्रंथों में हमेशा दही को गर्म करके कभी खाना नहीं चाहिए, और दही को अगर आप खा रहे हैं तो आंवले के साथ अगर खाएं तो वो सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा। मतलब कुछ कुछ चीजें हैं, शहद मिक्स करके आप ले सकते हैं, बाकी चीजें नहीं। तो वो चीजें छूटती जा रही है, जैसे कैलोरिक प्रेफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गई हैं, बशर्ते कि बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सब में हेल्थ को लेकर की कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ी है, लेकिन उसी हिसाब से बीमारियां भी बढ़ी। आजकल बच्चों में जी बच्चे आजकल जिम का बड़ा वो है, और उसके साथ फिर प्रोटीन पाउडर, तो क्रेटिनाइन, तो ये वो यंग बच्चे ये सब इतना ले रहे हैं, और ये कहाँ तक ये आगे उनके शरीर के लिए कहाँ तक ये मतलब अच्छा है, अब ये तो हम लोग तो नहीं समझ पाते। अब वो तो पूरा पढ़ के नहीं ये अच्छा है, ये इसमें ऐसा है, प्रोटीन के पीछे तो लोग पागल हैं। लेकिन अब वही जो आप बता रही हैं कि सचमुच में दही तो शीत कहते हैं, ठंडा कहते हैं ना उसको, तो वो तो ठंडा ही खाया जाता है, नॉर्मल ही टेम्परेचर पे ये दही तो ज्यादा, जहां तड़का लगा और अगर गर्म हुई तो फिर दही का वो चीज ही नहीं रह गई, फिर उसमें वो संस्कार बदल जाता है, उसका गुण संस्कार बदल जाए, बिल्कुल गुण भी बदल जाएगा, संस्कार भी। तो ये बहुत अच्छी बात आप जी, बहुत ये जो आपने बात बताई है ना, तो यही कह रहे हैं। और पहले भी देखिए पुराने समय वैद्य लोग होते थे, तो और वही जड़ी बूटियों से कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोग ठीक कर देते थे, है ना। और आज इतनी मॉडर्न साइंस में, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी में इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां आ रही हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये अपना एक अलग चैलेंज है। अब सब कॉन्ट्रडिक्शन ही है, किसी के ऊपर कुछ आदमी बोल नहीं सकता, लेकिन नेचुरोपैथी और इन सब का तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। तो उसमें बस वही से ही पैदा है, उसी में बिल्कुल, जब तक आप उस रिदम को मेंटेन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात आपने मैम बताई। और एक चीज, जैसे हम लोग के यहाँ बच्चे हैं स्कूल में, तो ये हम जानना चाहेंगे कि जैसे अभी बच्चे काढ़ा वगैरह पसंद नहीं करते हैं पीना उना, जैसे जुकाम हुआ या जनरल थोड़ी छोटी छोटी होती है कंजक्टिवाइटिस, जैसे अभी बारिश होगी तो वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो
तो कुछ छोटी मोटी कुछ टिप्स बताइए बच्चों के लिए कि हम लोग जैसे टीचर हैं, हम जैसे लोग मैंने को कुछ। आपको बताया ना, मुलेठी जो है वो मुलेठी। स्वाद में मीठी होती है। तो अच्छा। आप अगर उसमें जो भी बच्चे को पसंद है, अगर लौंग इलायची लोग डालते हैं थोड़ा बहुत जी जी मीठा करने जी के लिए, मुलेठी जी। इनिशियली जब सर्दी खांसी का जो सीजन ट्रांजिशन होता है, जैसे जी। गर्मी से अभी बरसात आ रही है, तो ये बड़ा प्रोन है हाँ इन्फेक्शन हाँ। होने के लिए अलग अलग तरह के। तो इस समय कुछ कुछ चीजें होती हैं, जैसे नाक में घी डालना। तो गाय का घी अगर आपके पास है, मतलब नस्य उस प्रोसीजर को, अच्छा ये पंचकर्मी प्रोसीजर है जिसको नस्य बोलते हैं। सारे बच्चे, जिन बच्चों को चेस्ट में कंजेशन है या फिर रात में सांस लेते लेते उठ जाते हैं, नाक बहुत ज्यादा बंद हो जाती है, और बच्चों में वैसे भी कफ का प्राबल्य रहता है, तो उसमें सर्दी खांसी होने की टेंडेंसी काफी रहती है। तो हम पहले भी देखते होंगे, हमारे उम्र तक तो ये था ही कि बच्चों को खूब मालिश करेंगे और सरसों का तेल हाँ दोनों नाक में मालिश करने के बाद डाल देते हाँ। थे। उन बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल। इन्फेक्शंस कम होते थे या सर्दी खांसी कम होती थी। अभी हम लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट के तौर पे भी इसे करते हैं, अलग अलग तरह के नस्य हैं, लेकिन घर में उनकी बुद्धि कंसंट्रेशन अच्छा हो, इन्फेक्शन स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन कम हो, इसके लिए गाय का जो घी है, शुद्ध गाय का घी, रोज हो सके तो सुबह शाम आप डाल दें उनके नाक में एक एक बूंद, या फिर कम से कम एक बार रात में सोते वक्त तो डाल के। उससे उनकी नींद भी अच्छी होगी। और कुछ चीजें होती है, जैसे एज ज्यादा हो गई और यूरिन निकल जा रही है, बच्चे को पता नहीं चल रहा है, तो कॉग्निशन वगैरह थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। वो ट्रीटमेंट उसकी प्रॉपर नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ। उसको अगर लंबे समय तक दिया तो वो फायदा करेगा उसका। अच्छा। दूसरी चीज, हाँ, मुलेठी जो है शहद के साथ मिक्स करके अगर आपने दे दिया, बिल्कुल। और यूजुअली लोग कोशिश करते हैं कि कितने अच्छे ब्रांड का शहद हम ले लें। बेहतर ये होता है कि आप रॉ शहद अगर कहीं से निकल रहा हो तो उसे हाँ। स्टोर करके रख लीजिए, वो सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि शहद की भी प्रोसेसिंग होती नहीं है, मतलब उसे गर्म करना पड़ता है जब हम प्रोसेस शहद हाँ बनाते हैं, हाँ। लेकिन वो गर्म करना नहीं चाहिए। तो वो वाला जो शहद है वो अपने आप में औषधि है। बहुत सारे अच्छे विषैले दोनों तरह के फूलों से पराग लेकर के आती है मधुमक्खी, और उसको एडिबल बनाती है। तो वो अपने आप में एक ऐसी औषधि है जो इस ट्रांजिशन फेज में बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। आप मिक्स करके उसको पिला दीजिए, इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और बीमारियां होने के चांसेस भी कम रहेंगे। और नस्य जो चीज है वो तो बच्चे को शुरुआत से ही करना चाहिए, कम से कम हाँ 16 साल हाँ। तक दे दीजिए, बिल्कुल। ताकि उनका, हाँ। अभी बहुत परेशानी है ना, इतनी एज में बोल देना चाहिए, नहीं बोल रहा है पेरेंट्स एकदम परेशान हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, वेट नहीं गेन हो रहा है वगैरह बहुत सारी चीजें। तो जी। नस्य देते रहिए, उसमें उसका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा होगा। और साथ अच्छा। में सारी इंद्रियां, मतलब आंखों के लिए भी अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है, सारी ट्रैक वो कंप्लीट कवर कर लेता है। चलिए ये तो बहुत, खैर ये साथ में पहले भी हाँ, लोग बच्चों डालते की, थे नाक में, जी, देखिए बड़े बुजुर्ग, आप जो बता रही हैं तेल पड़ता था, और घर का सरसों का तेल, तो वो हो जी, जी, सकता यही कारण, जैसा कि आपने बिल्कुल सही बताया कि बच्चों को कंजेशन नहीं होता था और सारी इंद्रियां बिल्कुल स्वस्थ रहती थी, तो ये सब तो फर्क पड़ा ही है। अब इस समय इंद्रियां डॉक्टर सब छोटी, मना कर बाल देते हैं। झड़ना, छोटे बच्चों में बाल जो झड़ने लगा है, अगर आप हाँ नस से बिल्कुल। प्रॉपरली करेंगे, पर हमारे पास पेरेंट्स आते हैं 8-9 साल की बच्चियां कि इनके बाल इतने झड़ रहे हैं, बाल में कभी हाँ। ऑयल नहीं लगाए, जी नस से जी। नहीं डाले, तो वो झड़ेंगे, कमजोर होंगे। तो उसमें भी नस से बहुत अच्छा काम करता है बालों के झड़ने में, बच्चों में भी बड़ों में भी एक्चुअली। अच्छा। चलिए मैम, आपने कुछ पीपीटी के लिए दिया था, तो हम अपने टेक्निकल टीम से अनुरोध करेंगे कि मैम की पीपीटी प्लीज शो कर दीजिए, और मैम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा, जो भी फोटोग्राफ है उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ, ये एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी मानस रोग पे, अच्छा। उसमें मेरा प्रेजेंटेशन था, इसकी पीपीटी है। ये विज्ञान भारती में साइंटिस्ट का
ये था कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये हमारी सासा स्टोन करके हैं, उनकी पिक है, जो कि पहली ऐसी फॉरेनर थी जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। ये अच्छा। जैस्मिन है, ये हमारे नए सेंटर पे आई। ये मेरे गुरुजी हैं प्रोफेसर जे एस त्रिपाठी सर, ये हमारे नए सेंटर का फोटो है, सर ने विजिट किया था। तो ये हमारे डॉक्टर टिम हैं जो जर्मनी से आए थे, पूरे 21 दिन का इन्होंने कोर्स जो है वो किया था। ये मिशन शक्ति के में हम चुनार में राजकीय इकोनॉमिक जो विद्यालय है, सॉरी कॉलेज है, वहां गए थे। ये हमारे पंचकर्म थेरेपिस्ट कोर्स के स्टूडेंट्स हैं जिनको हम लोगों ने सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था, ये उस वक्त का पिक है। ये हम लोग रेगुलर थेरेपिस्ट कोर्स और बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए पंचकर्म का ट्रेनिंग कोर्स चलाते रहते हैं। तो ये सारी पिक्स जो हैं वो हमारे अलग अलग जो भी सेशंस थे प्रोग्राम की। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और एक प्रश्न मैम और पूछना चाहेंगे कि अगर आपकी इस फील्ड में या जो भी भविष्य की आपकी क्या योजना है? हाँ, एक्चुअली रिवाइविंग रिचुअल्स जब हमने शुरू किया था तो एक जो उसके पीछे का हिडन मोटिव है वो ये है कि हम पंचकर्म को सामान्य जन तक पहुंचा सके। पंचकर्म कराने के लिए अगर किसी को मतलब पता है भी तो उनको हरिद्वार जाना पड़ता है या केरल जाना पड़ता है, जो अपने आप में बहुत कॉस्टली प्रोसीजर है। पहली चीज तो ये है। और तो व्यक्ति को वहां तक जाने का मतलब कॉस्ट उठाना ना पड़े। और दूसरी चीज ये है कि जनमानस में मतलब अगर हमारे घुटना दुख रहा है तो पेन किलर खाने से बेहतर है जानू बस्ती करवा लो, क्योंकि हम बॉडी के अंदर के सिस्टम को बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं और नरिशमेंट दे रहे हैं, सिर्फ सिम्टम को दबा नहीं रहे हैं। हालांकि पंचकर्म का सेटअप डालना थोड़ा महंगा है एक्चुअली, इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और बाकी जो चीजें हैं, बेड्स हैं, द्रोणी जिसको कहते हैं, शिरोधारा के पात्र हैं, और दूसरी चीज थेरेपिस्ट। तो आपको यू हैव टू पे एवरीबॉडी। तो शुरुआत में ये हमारे लिए पॉसिबल बहुत ज्यादा नहीं हो पाया कि कॉस्ट रिडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, लेकिन हमारा जो ध्येय है वो यही है कि हम जिस तरह से, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो हमारे कॉलेज में बस्ती का जो रेट था वो 100 रुपीज था, तो कोई भी उसको करवा सकता है, 100 रुपए का बस्ती ले सकता है। अभी हम उसे नहीं दे सकते, लेकिन फ्यूचर में हमारा यही है कि जनमानस के लिए हम उसको कॉस्ट इफेक्टिव बना दें। गवर्नमेंट भी इसमें हमारी बहुत सहायता कर रही है, बहुत आयुर्वेद को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स दे रही है। मतलब हम ये भी शुक्रगुजार हैं कि एटलीस्ट घर घर तक आयुर्वेद पहुंच गया, लेकिन अब ये पंचकर्म जो प्रोसीजर्स है वो भी घर घर तक पहुंचे। और दूसरी चीज ये है कि हम अपने रूट्स की तरफ ही जाएं, अंत में हमें वही जाना है। आप देखिए जितने भी ट्रेंड आए धीरे धीरे वो हटते गए और उसके बाद अल्टीमेटली सरसों का तेल ही सबसे अच्छा रहा। बिल्कुल, इतने साल लड़ाई करने के बाद। तो ये भी एक जागरूकता पहुंचानी है कि मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में हमारे पास एक कैंसर के पेशेंट थे, बच्चे को कैंसर था, उसकी ट्रीटमेंट हो रही थी। एक मैं वो शेयर करना चाहूंगी। उनके माता पिता से मैंने बात किया तो वो उसको चिप्स बहुत पसंद है और ट्रीटमेंट चल रही थी, मतलब कई गोल्ड के क्लब चलते हैं, बस्तियां चलती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने उनको मना किया कि इसको ये सारी चीजें बंद कर दीजिए बिल्कुल। तो वो क्या कहते हैं कि आपको क्या लग रहा है हम गांव के लोग हैं क्या, जो मतलब ये तो हमारे बच्चे के लिए हेल्दी है और आलू पोटैटो से बना हुआ हम क्यों नहीं देंगे। मुझे बच्चे से ज्यादा माँ बाप पे दया है कि काश आप गांव के होते तो शायद ये चीजें इतनी नहीं बढ़ पाती। तो मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में कि इनकी पार्टी में ये चल रहा है तो वो अब हम एक दिन आप खिला सकते हैं, आप रेगुलर कैसे उसको दे रहे हैं बच्चे को, टिफिन में वो चिप्स करके भेज रहे हैं, क्या पोषण दे रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात कि उस लेवल पे माता पिता को जाइए ऑफेंड हो जाते हैं, वो मुझे आपने ऐसा कैसे कह दिया। तो तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत अंदर तक जाकर के हमें दोबारा से रीस्टैब्लिश करना है इन सारी चीजों को। ये इतना आसान नहीं है, अभी भी नहीं है, और मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 15 से 20 साल लगेंगे लोगों को
प्रॉपरली अपने रूट्स में जाने के लिए आप चाइनीज मेडिसिन को देखिए, हमसे कितने बेहतर है वो। बाहर की चीजें वो बाद में अपनाएंगे, वो पहले अपनी पैथी लेते हैं। बिल्कुल हम लोग नहीं कर पाते। खैर, लेकिन ये है कि हमारा ध्येय बस यही है कि पंचकर्म और आयुर्वेद वो हर घर में जैसे पहले होता था, क्योंकि आप बीमार पड़ते ही नहीं थे। सर्दी खांसी हुई नहीं कि दादी ने आंवला डाल करके, बिल्कुल। घी डाल करके, अदरक डाल करके एक काढ़ा बनाया या लेह बनाया, ढेर सारा घी था और वो 2 दिन के अंदर में आप ठीक हो गए। तो वो चीजें बढ़ ही नहीं पाती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, नहीं करेंगे, इसकी जगह पे इन्फेक्शन हुआ, सर्दी हुई, अरे इसको रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, तुरंत उसको एंटीबायोटिक शुरू करो। तो ये जो चीजें, अच्छा डरा भी दिया। कोई भी माँ बाप, मुझे भी लगा, नहीं मेरे बच्चे को इतना इन्फेक्शन हो गया, मैं क्यों ना करूं। स्टीम इनहेलेशन इतना आसान प्रोसीजर है, हर जगह है, लेकिन छोटे बच्चों के ही केस में मैं बता रही हूँ कि वो नेबुलाइजेशन तक क्यों पहुंच जाते हैं, तो आप नहीं ध्यान दे रहे थे। तो जो चीजें हमारे हाथ में थी, हमारे किचन में थी, अब सामने वाला बता रहा है कि सिनेमन में 1 2 3 4 5 तत्व है, जो आपको समझ में आ रहा है कि ये तत्व है। और जो ट्रेडिशनली हम करते जा रहे थे, वो हलवा आपको बुरा लगता था। हलवे से आ रहा है, हलवे का ट्रेंड खत्म हो गया है। बीमारियों में भी सबसे ज्यादा पोषण करने वाला, बल देने वाला हलवा, अब आटे का हलवा मार्केट से गायब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चीनी काफी और ऐसी ये सब चीजें तो हैं, लोग हम यूज ही लोग नहीं को करते। सही बात है। अब बहुत अच्छी इन सब बात चीजों आपने की वजह बताई। से हमारे यहाँ तो इवन जो पेशेंट आते हैं, हम उन्हें पहले ही बता देते हैं, माड़ भात, खिचड़ी, बहुत लगा तो लौकी भात, इसके अलावा आपको विशेष कुछ मिलेगा नहीं। इसके लिए मेंटली प्रिपेयर होके आइए। हील करते वक्त हम ऐसा कुछ दे ही नहीं सकते कि बॉडी को और ज्यादा स्ट्रेस हो। हम आपको फल नहीं खिलाते, कच्चा है, पचाने में मेहनत लगेगी। एक बार बिल्कुल वो हो जाएगा, मतलब एक बार आपकी ट्रीटमेंट हो जाएगी, आप उसके बाद खाइए, अग्नि अच्छी हो जाए तो। बहुत अच्छी सोच है मैम आपकी। और जो आपका एम है, भगवान करे वो आपका पूरा हो। और आपका ही नहीं, ये कितने लोगों का कल्याण होगा इससे, क्योंकि माउथ टू माउथ, और जब लोग ठीक होने लगते हैं, सचमुच में हमारे किचन में ही हमारी सारी औषधियों का भंडार है, जो कि अब हम धीरे धीरे, अब था तो ये पहले भी, लेकिन जो आप बता रही है ना कि बीच में गायब हो गया, तो अब धीरे धीरे हम लोग जानने लगे हैं, वो शायद आप लोगों की ही देन है। तो अब अरे इस नहीं, तरह से अगर आशीर्वाद है नहीं आप नहीं लोगों का। आप लोग जितने लोग जागरूक हो और बिल्कुल। रैशनली थोड़ा तो सोचना शुरू करें। बिल्कुल, तो ये जी बहुत अच्छी सोच है आपकी कि हम लोग अपने जड़ तक जाएं, अपने गांव को पहचाने, अपने रूट को पहचाने, और अपने यहाँ जो मसाले तैयार हो रहे हैं उनसे हम जाने, जड़ी बूटियां की, पूरा भारत देश हमारा भंडार है इसका, है ना। जी तो ये बहुत अच्छी चीज है, और ईश्वर जरूर आपको, इतनी अच्छी आपकी सोच है, तो आप जरूर मैम सफल होंगी। और अब मैं सरिता मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आदरणीय सरिता मैम, प्लीज आप आए। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दीक्षा मैम ने दी और सुन के बहुत अच्छा लगा। जैसे मतलब हम लोग पुराने अपने जो जिस तरह से हम लोग बचपन में थे, उन्हीं बचपन की यादों में चले गए थे कि वास्तव में हम लोग के यहाँ जब बच्चे होते सिर्फ सरसों के तेल से मालिश होता था, सरसों का तेल सिर पे रखा जाता था, सरसों का तेल ही नाक में डाला जाता था। आजकल तो जॉनसन्स का तेल आ रहा है, जॉनसन्स का पाउडर आ रहा है, और फिर भी बच्चे देखिए अक्सर बीमार हो रहे हैं। और हम लोग मतलब जमीन से जुड़े थे, बच्चों को मालिश करने के बाद थोड़ा देर जमीन पे छोड़ दिया जाता था खेलने के लिए। आजकल बच्चे देखिए वो क्रॉलिंग करना एकदम बंद कर दिए हैं, क्योंकि उनको जमीन पे छोड़ा ही नहीं जाता, या बिस्तर पे रहेंगे या गोद में रहेंगे, वो सीधे खड़ा होने। अभी हमारे घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी भतीजी को भी है, मेरी बेटी को भी है। तो वो लोग कह रहे थे कि ये सब सीधे खड़े होंगे, सब लग रहा है कि रेंगेंगे नहीं, ऐसे बकैया नहीं चलेंगे। हम कहा जब छोड़ोगे जमीन पे तब तो बकैया चलेंगे सर, जब उनको बेड पे ही रखोगे तो उनको कहाँ बैलेंस मिल रहा है, ग्रिप ही नहीं बन रही है, जमीन की ग्रिप ही नहीं बन रही है। तो इस तरह से बच्चे जो है अपना पहले की जैसे एकदम सॉफ्ट हो गए, माँ बाप उतने ऐसे पाल भी रहे हैं
कि बच्चे बहुत ही वो हो गए हैं सॉफ्ट। और मैम पंचकर्म के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। सच बताओ कि हम लोग अभी बात ही कर रहे थे रिसेंटली कि एक बार छुट्टी लेके चला जाए हरिद्वार और वहाँ रहा जाए 10-15 दिन और पंचकर्म कराया जाए। तो आपसे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि मैं खुद बनारस में हूँ और आप भी बनारस में हैं, तो हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं, पहले आपके यहाँ ही जाए। और हाँ, और देखा जाए है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी महमूदगंज में हूँ, आप BLW में है, बस 2-3 किलोमीटर का ही अंतर है। तो ये जानना चाहेंगे मैम, पंचकर्म का कोर्स अगर हम करना चाहें तो कितने दिन का होता है और कितना देर आपके साथ रहना पड़ेगा? जी नहीं नहीं, एक दो तरह के कोर्सेज हम लोग कराते हैं। एक महीने का रहता है जिसमें इंट्रोडक्टरी कोर्स होता है, मतलब बेसिक आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी और दिखा दी जाएंगी, थोड़ा बहुत आपको करने को भी दिया जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी कम से कम 20 थेरेपीज है, तो इतनी एक महीने के अंदर में वो हम सारा कवर करने की कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट इंट्रोडक्शन सबको हो जाए। और जिनके पास समय है वो 3 महीने का कोर्स प्रॉपरली कर सकते हैं। उसमें हम लोग हैंड्स ऑन ट्रेनिंग यानी प्रॉपरली आपको इतना ट्रेन कर देंगे कि आप अपने पर, अपने घर वालों पर, या अगर आप एज अ जॉब अगर देखना चाहें तो वो दूसरी जगहों पर भी जाकर के पंचकर्म कर सकते हैं। और चूंकि हम लोग कोर्सेज कराते हैं तो हमारे पास कई वो भी आते हैं, कॉल्स भी आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए, दिल्ली में, गुड़गांव में। तो पंचकर्म थेरेपिस्ट के काफी, बनारस में भी काफी ऐसी जगह है, तो प्लेसमेंट्स भी अच्छे हो जाते हैं। तो 1 मंथ एंड 3 मंथ्स, दो कोर्सेज हम लोग चलाते हैं थेरेपिस्ट के लिए। और BAMS स्टूडेंट्स के लिए 1 मंथ का ही रहता है, जिसमें हम उसके कोर्स को कंप्लीट कराते हैं। और साथ में क्योंकि डॉक्टर्स हैं वो काफी हद तक पढ़े रहते हैं, तो एक बार रिवीजन करा करके और उसके बाद उनको प्रॉपर सारी थेरेपी सिखाई जाती है, डॉक्टर के लेवल की सिखाई जाती है, थेरेपिस्ट को थेरेपिस्ट के लेवल की, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली कोर्स नहीं पढ़ा होता है। वो दोनों है, तीन तरह के हैं। ये बात तो क्लियर हो गई मैम, आपने थेरेपिस्ट और डॉक्टर की बात की। मैं एज ए पेशेंट पूछ रही हूँ कि अगर मुझे ट्रीटमेंट कराना हो करवाने तो के लिए मुझे कितना समय? जी 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 9 डेज का बस्ती मोस्टली आपकी एज में हम लोग वमन और विरेचन हम लोग अवॉइड करते हैं। वैसे तो जब तक आपसे प्रॉपरली मिलेंगे नहीं, केस लेंगे नहीं, कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन बस्तियां हर केस में दी जा सकती है। तो 9 डेज की या 15 डेज की 2 तरह की थेरेपीज होती है अगर बस्ती शुरू की गई तो। अगर आप सुटेबल होंगी बस्ती के लिए, वो भी हम ब्लाइंडली नहीं कह सकते कि आप सुटेबल होंगी ही, पहले आपका केस लेंगे। तो 9 दिन की या 15 दिन की चिकित्साएं रहती हैं। जो अर्दित के केसेस हैं यानी पैरालिसिस वगैरह के केसेस हैं, उन केसेस में चिकित्साएं लंबी हो जाती हैं, तो वो 21 डेज या 1 महीने तक भी हो सकती है। अच्छा, तो ये आपको जो मतलब 9 डेज या 15 डेज जो भी, तो आपके यहाँ सेंटर पे रहना पड़ेगा या डेली अप डाउन करना होता है? वाराणसी के पेशेंट तो नहीं रहते हैं मैम, वो अपना घर चले जाते हैं मोस्टली। तो अगर आप रहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप रह सकते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हम फिर आपको प्रॉपरली कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो घर में पकौड़ी बन रही है तो वो ऐसा होता है कि एक पीस खा करके कुछ नहीं होगा, और जब हमने क्लीन कर दिया है कोलॉन को तो वो एक पीस भी इतना गैस बनाएगा कि आप सह नहीं पाएंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप रह करके करवाएं, और अगर आप नहीं रह सकते तो फिर आप पथ्य प्रॉपरली फॉलो करें। आप हाँ, इतना कंट्रोल अपने आप पे हो रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो 9 दिन या 15 दिन मैम मान लीजिए कोर्स कर लिया तो भी ऐसे ही परहेज करना रहेगा या थोड़ा बहुत कुछ आदमी खा सकता है? 9 दिन तो प्रॉपर परहेज है, और बस्ती होगी तो भी अगले 18 दिन तक परहेज चलेगा। यानी जब 9 डेज का कोर्स करेंगे तो परहेज आपका 21 दिन तक का चलेगा, उसके बाद ही आपको प्रॉपर इफेक्ट्स जो है वो मिलेंगे। परहेज में बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मेरी भी समस्या थी, मैंने भी अपने जानकारी ले लिया, और जो दर्शक सुन रहे होंगे अगर उन्हें भी ऐसी कोई समस्या होगी तो वो भी जानेंगे कि हम बनारस में भी ये अपना पंचकर्म करा सकते हैं। इसके लिए हमें हरिद्वार जाने की अब जरूरत नहीं है, और हम जल्दी ही मिलेंगे। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देने के लिए। वास्तव में आपने बहुत ही स्ट्रगल किया है, 5-6 साल 6 में नवोदय में एडमिशन लिया, तब से आपने घर छोड़ा है। सोचिए, वही मैं जोड़ रही थी कि मतलब वहाँ 6-7 साल पढ़ाई की, फिर 10 साल जाके BAMS MD किया,
फिर आके 5 साल बीएचयू, मतलब पूरा स्ट्रगल हुआ, लेकिन बहुत अच्छा, बहुत ही सेवा वाली है ये जो आपका थेरेपी, एकदम सेवा भाव वाली है। और आयुर्वेद को फिर से जिंदा कर रहे हैं आप लोग, अच्छा लग रहा है। यही जड़ी बूटियां ही हमें प्राण देंगी और वो हमें अच्छे तरह से, मतलब ये देखिए आयुर्वेद का जो इलाज होता है कहीं साइड इफेक्ट नहीं देता है। और हम जो मैक्सिमम अगर एलोपैथिक की दवाइयाँ खा, हाँ, एलोपैथिक दवाइयों में कुछ होता है, थोड़ा बहुत खा के साइड इफेक्ट होता है, तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद की दवाइयाँ खानी चाहिए। और आपने इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां बीच बीच में दी, सभी सुना, सभी नोट भी किए हैं। और जो दर्शक जुड़े हैं वो भी सुन रहे होंगे, जो बाद में जुड़े हैं वो भी सुनेंगे। आपका इतना कीमती समय लेने के लिए हम पूरे टीम की तरफ से आपके आभारी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। श्वेता मैम, बहुत अच्छा संचालन करने के लिए श्वेता मैम आपको भी धन्यवाद। और हमारी टेक्निकल टीम जो हमें सपोर्ट कर रही है, जिनके कारण ये कार्यक्रम संभव है, उन्हें भी धन्यवाद। और ऐसे ही अगले बार हम फिर किसी एक अच्छी प्रेरणा स्रोत को आपको मिलाएंगे और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देंगे। तब तक आप याद दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।